हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। बाल साधना शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 24 ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, जिसे हिंदी में कहेंगे मानव का रक्त परिसंचरण तंत्र में टॉपिक ब्लड वेसल्स, हिंदी में कहेंगे रुधिर वाहिकाएं या रुधिर वाहिनियां का अध्ययन करेंगे। वंस अगेन टुडेज टॉपिक इज ब्लड वेसल्स ऑफ चैप्टर 24 ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। स्टूडेंट्स, इसी चैप्टर में एक ये टॉपिक लिया था अपन ने आरएच सिस्टम। फर्स्ट तो है आरएच एंटीजन है, आरएच फैक्टर भी बोल देते हैं। दूसरा है किस जीव में इसकी खोज मानी जाती है। एक जीव आपने पढ़ा है रिसस मंकी, में आरएच फैक्टर की खोज हुई है। इसमें आरएच आ रहा है, मंकी का जो जीनस है उसमें, या पूरा नाम इसका मकाका रिसस होता है। वहाँ अगर हम लें मकाका रिसस में ये स्पीसीज होगा, तो आरएच से ये सिस्टम का नाम खोज। वंस अगेन आरएच फैक्टर एंटीजन, इसी को कहेंगे रिसस मंकी में आरएच फैक्टर की खोज। दो वैज्ञानिक थे, एक थे कार्ल लैंडस्टीनर व वीनर ने। सन भी ध्यान में रखनी है, ब्लड ग्रुप की 1900 में और 1940 में की। अब देखो शॉर्ट में ले रहे हैं हम, आर एच प्रेजेंट तो उसे क्या बोल देंगे आर एच पॉजिटिव, आर एच एब्सेंट तो उसे क्या बोल देंगे आर एच नेगेटिव। रेशियो कितना है 93 के आसपास पॉजिटिव है विश्व में या भारत में। भारत में अगर हम देखें 93, और कितने लोगों में आरबीसी की सतह पर एंटीजन नहीं पाया जाता है, लगभग 7% लोगों में नहीं है। अब एंटीजन है तो आरबीसी की सतह पर उपस्थित हो गए। एक क्रिटिकल स्थिति अपन ने ली थी कि पेरेंट 1 पेरेंट 2, ये मान लेंगे मेल या फादर, ये मान लेंगे फीमेल या मदर। यदि पिता में एक कंडीशन ये मान रहे हैं कि आरएच पॉजिटिव है यानी आरएच एंटीजन है, माता में आरएच एंटीजन नहीं है, या ये मान सकते हैं कि एक ऐसा पुरुष, एक ऐसा नर मनुष्य जिसकी शादी एक ऐसी महिला से होती है जो आरएच नेगेटिव हो। वंस अगेन एक ऐसा पुरुष जो कि आरएच पॉजिटिव है जिसकी शादी एक ऐसी महिला से होती है जो कि आरएच नेगेटिव है। इससे उत्पन्न होने वाली संतति यदि आरएच पॉजिटिव है, तब प्रथम व द्वितीय संतति कैसी उत्पन्न होंगी, यानी स्वस्थ होंगी, किसी विकार से ग्रसित होंगी। वंस अगेन यदि एक पुरुष जो कि आरएच पॉजिटिव है जिसकी शादी आरएच नेगेटिव महिला से होने पर यदि संतति आरएच पॉजिटिव हो रही है यानी पिता के जीन जा रहे हैं, तो संततियां स्वस्थ होंगी या किसी विकार से ग्रसित होंगी। यही स्थिति है। यदि इनसे अब हमने ये कंडीशन की थी आरएच पॉजिटिव, ये है फर्स्ट प्रोजेनी, प्रथम संतति बोल देंगे हिंदी में, प्रथम संतान बोल देना आप। क्या होगा नॉर्मल होगी। नॉर्मल क्यों होगी, देखो यहाँ माता में नहीं है एंटीजन, ये बच्चे में है आरबीसी की सतह पर। जैसे ही बच्चा या गर्भ जैसे ही विकसित होगा तो प्रसव प्रक्रिया द्वारा इसका माता की देह से बाहर निष्कासन होता है। उस समय माता व बच्चे का ब्लड मिक्स होगा, और ब्लड मिक्स होने पर
अपोजिट स्थिति होने के कारण, क्योंकि इसमें नहीं है और इसमें है, तो ब्लड माता की देह में कुछ एंटीबॉडी बन जाते हैं, किसके, इसके अगेंस्ट बन जाते हैं, और वो एंटीबॉडी प्रारंभ में पहली संतति के समय कम संख्या में बनते हैं, अतः पहली संतति क्या होगी, सामान्य होगी। कारण क्या है, एंटीबॉडी कम बनने के कारण। अब देखो, यदि यही दोनों कपल द्वितीय संतति उत्पन्न कर रहे हैं, द्वितीय भी यदि क्या हो, RH पॉजिटिव हो, सेकंड प्रोजेनी द्वितीय संतति कहेंगे, ये एक विकार से ग्रसित होगी, उस विकार का नाम है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस। यह आ जाएगा द्वितीय संतति के समय एंटीबॉडी अधिक बनने के कारण वह एक विकार से ग्रसित होती है। विकार का नाम मैंने नीचे लिखा है, ग्रसित होती है, तथा जन्म से पहले या बाद क्या हो जाती है, मर्त हो जाती है। देखो, इरिथ्रो किसके लिए लेते हैं, RBC के लिए। इसका अर्थ होता है ब्लास्ट होना, इसका अर्थ है 2 months बेबी। परिवर्धन के चैप्टर में अपन ने लिया है, यदि विकासशील गर्भ यदि छोटे मनुष्य की तरह दिखाई देने लगता है, यानी बाह्य नाक नक्श विकसित हो जाते हैं, उसे फिटस कहते हैं। RBC ब्रस्ट होंगी तो RBC में क्या, हीमोग्लोबिन, तो कैरी नहीं कर पाएंगे, तो ऐसी स्थिति में ऑक्सीजन प्रत्येक सेल को नहीं मिलेगी। तो द्वितीय संतति को ये नाम भी देते हैं, रिसस चाइल्ड कहते हैं इसे। पूछा भी जा सकता है कि रिसस चाइल्ड क्या है, रिसस शिशु। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस विकार से ग्रसित बच्चे को रिसस शिशु कहते हैं, क्योंकि यह जो विकार है बच्चे में RH के कारण आ रहा है, RH एंटीजन के कारण, RH फैक्टर के कारण आ रहा है। यह RH फैक्टर किस में खोजा गया था, रिसस मंकी में खोजा गया था, इसलिए इस शिशु का नाम रखा गया रिसस शिशु। अब देखो, 2 कंडीशन अगर हम ये लें, इसमें कुछ अपोजिट स्थिति लें। पहला ये है, यदि ये माने मेल फीमेल, या इसको आप फादर बोल देना, इसको मदर, सिंबल में दर्शाएं, ये सिंबल मान लेना। पेरेंट फर्स्ट बोल देना, पेरेंट सेकंड, वही दोनों दंपति हैं, कपल बोल देना। ये RH पॉजिटिव है, ये RH नेगेटिव है। इनसे यदि फर्स्ट प्रोजेनी कैसी हो, RH नेगेटिव, कौन सी, फर्स्ट प्रोजेनी, प्रथम संतति कैसी हो, RH नेगेटिव, तो दोनों सेम है, यानी माता में भी RBC की सतह पर RH एंटीजन नहीं है, RH फैक्टर नहीं है, संतति में भी RH फैक्टर नहीं है, अतः प्रसव के दौरान भी यदि ब्लड मिक्स होंगे, कुछ अमाउंट में, कुछ मात्रा में मिक्स होंगे, तो समान ब्लड ग्रुप है, समान एंटीजन है, तो ऐसी स्थिति में एंटीबॉडी नहीं बनेंगी। इसमें यह आ जाएगा, फर्स्ट प्रोजेनी नॉर्मल होगी, उसमें भी नॉर्मल थी, नॉर्मल होगी, क्योंकि एंटीजन कौन सा, RH, वह ब्लड ग्रुप इक्वल होने पर एंटीबॉडी नहीं बनेंगी, इसी की दूसरी कंडीशन देखो, यदि ये है सेकंड प्रोजेनी, ऐसे आ जाए, सेकंड प्रोजेनी द्वितीय संतति,
एक हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस के ऐसे अपने फिगर बनाए थे, वैसे इसके भी हम फिगर बना सकते हैं और फिगर बना के आपको देखने भी हैं। कोई भी अन्य प्रॉब्लम हो, जैसे एक बच्ची ने ये पूछे कमेंट बॉक्स में, नेहा ने, उसी प्रकार अन्य किसी बच्चे को भी हो, तो आप या तो इसके फ्लो चार्ट बना के देखना, या हीमोफीलिया की तरह, या कलर ब्लाइंडनेस की तरह, या पनेट स्क्वायर की तरह चेकर बोर्ड बना के उसमें हम इसका निर्धारण कर सकते हैं। यदि द्वितीय प्रोजेनी कैसी है, RH पॉजिटिव, देखो अब पॉजिटिव स्थिति है, माता में ही है, नहीं है, RH बच्चे में है, यानी इसकी सतह पर माता की जो RBC है उसकी सतह पर RH एंटीजन, RH फैक्टर नहीं है, इस द्वितीय संतति में आ गए। तो किससे आया है? पिता से है। यदि पिता नहीं है तब नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है। माता पिता में से दोनों में से कोई सा भी एक होने पर ही आएगा। यदि दोनों RH नेगेटिव है तो संतति कभी RH पॉजिटिव नहीं होगी एक तो, यानी पिता की जीन आ रही है यहाँ, तो यहाँ आ जाएगा सेकंड प्रोजेनी नॉर्मल होगी, क्योंकि प्रसव क्रिया के समय ब्लड मिक्सअप होंगे तो इस स्थिति की जैसी आएगी। इस स्थिति में एंटीबॉडी वहां भी क्या बनेंगी? कम बनेंगी, तो प्रभाव नहीं डाल पाती हैं फिर, क्योंकि एंटीबॉडी कम बनने के कारण फीटस या डेवलपिंग चाइल्ड को हानि नहीं पहुंचा पाती, नहीं पहुंचा सकती, पूरी पॉसिबिलिटी रहती है। अब देखो एक कंडीशन और ले लेते हैं अपन, ये दो ही कंडीशन पूछी थी उस बच्चे ने कि RH नेगेटिव होने पर नॉर्मल होगी, क्योंकि दोनों का समान है। रीजन ये दे सकते हो आप, एंटीजन दोनों में नहीं है, ब्लड ग्रुप समान है। ये आने पर पिता से आ गए हैं जीन, ऐसी स्थिति में एंटीबॉडी कम बनेगी, विकार। तीसरी, यदि ये कपल किसी तीसरी प्रोजेनी को उत्पन्न कर रहे हैं, थर्ड प्रोजेनी उत्पन्न कर रहे हैं, ये बोल सकते हो आप। ये ले लिया अपन ने थर्ड प्रोजेनी। थर्ड प्रोजेनी की दो कंडीशन ले लेता हूं मैं, RH नेगेटिव या RH पॉजिटिव। ये तो कैसी होगी? नॉर्मल होगी। क्यों होगी? एंटीबॉडी कम है पहले से, एंटीबॉडी कम है, ये कारण है। ये अब देखो, एक तो इस समय कुछ एंटीबॉडी बने थे, अब ये भी अपोजिट स्थिति आ रही है माता से, माता से अपोजिट स्थिति आ रही है, तो ऐसी स्थिति में और एंटीबॉडी बन जाते हैं, कुछ बने हुए कुछ और बन जाते हैं। तो इसमें थर्ड प्रोजेनी को रिसस चाइल्ड व इसमें विकार कौन सा होगा? वही इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस होगा। रोग बोल सकते हो आप। RBC ब्लास्ट होना 2 माह के बच्चे में, क्या होगा ये? अतः यह है बच्चा जन्म से पहले या जन्म के बाद मृत हो जाता है, क्योंकि RBC ब्रस्ट होंगी, हीमोग्लोबिन स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है, ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाएगा प्रत्येक सेल तक, ना ऑक्सीजन पहुंचेगा ना फूड मटेरियल पहुंचेगा। ऑक्सीजन के अभाव के कारण यदि फूड मटेरियल है भी तो वो ऑक्सीडेट नहीं हो पाएगा, एनर्जी नहीं मिल पाएगी, सेल डेड हो जाती है की स्थिति आती है ये बच्चा। इससे बचाव के लिए क्या करते हैं? माता को जैसे यदि फर्स्ट प्रोजेनी उत्पन्न हो रही है RH पॉजिटिव, या तो उसे एंटी RH इंजेक्शन इंजेक्ट किया जाता है डॉक्टर द्वारा। वो भी कब? बच्चे के जन्म के 24 घंटे के अंदर, यानी 24 घंटे के बाद में इतना इफेक्टिव नहीं होता है। तो ये कंडीशन थी, और भी आप कंडीशन इसमें ले सकते हो, आगे अनेकों कंडीशन बन सकती हैं। अब देखो नेक्स्ट है आज का जो टॉपिक अपन ले रहे हैं, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स हिंदी में कहेंगे रुधिर वाहिनियां। देखो वेसल्स का अर्थ होता है नलिका नुमा, ये फिगर बना रहे हैं।
ये वेसल्स का बनाया मैंने, वेसल्स का अर्थ है ट्यूब लाइक, और इसमें यदि क्या फ्लो हो रहा है, ब्लड, तो इस पूरी संरचना को क्या बोल देंगे, ब्लड वेसल्स। कि वे नलिकाकार संरचनाएं जिनमें रुधिर का प्रवाह होता है उन्हें ब्लड वेसल्स। एक ऐसी संरचना और पढ़ेंगे आगे इसी चैप्टर में, वेसल्स नलिकानुमा, यदि इसमें लसिका बह रहा है, लिम्फ बह रहा है, उसको लिम्फ वेसल्स कह देंगे। तो सामान्य अर्थ क्या देखो, जिन नलिकाकार संरचनाओं में रुधिर का प्रवाह होता है उन्हें ब्लड वेसल्स कहते हैं, या हिंदी में क्या कहेंगे, रुधिर वाहिनियां कहते हैं। ये तो पहली कंडीशन है। यदि लिम्फ बहेगा तो क्या बोल देंगे, ऐसी सेम डेफिनेशन हम लिम्फ वेसल्स में पढ़ेंगे, यहां लिम्फ शब्द आ जाएगा। देखो नेक्स्ट है वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। अब देखो ये मान लेंगे ब्लड तरल संयोजी ऊतक है, वेसल्स का अर्थ है नलिकानुमा, वे नलिकानुमा संरचना जिसमें क्या फ्लो हो रहा है, ब्लड, उसे ब्लड वेसल्स कह देंगे। 3 लेयर होती हैं, देखो ऐसे फिगर में इसको दर्शाएं। ये है ट्यूनिका अक्सरना, इसके अंदर की ओर होता है ट्यूनिका मीडिया, इसके अंदर की ओर है ट्यूनिका इंटीमा, फिर अंदर जो गैप है जिसमें ब्लड फ्लो होता है वो ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका अक्सरना। ऐसे 3 हम लेयर पढ़ेंगे। आउटर को तो बोलेंगे ट्यूनिका एक्सटर्ना, एक्सटर्ना यानी एक्सटर्नल साइड में। बीच वाली को क्या बोलेंगे, ट्यूनिका मीडिया, इसको क्या बोलेंगे, ट्यूनिका अंदर वाली को इंटीमा। यहाँ क्या है, ब्लड। तो ये 3 लेयर हम पढ़ेंगे। देखो फर्स्ट है ट्यूनिका एक्सटर्ना, सेकंड है ट्यूनिका मीडिया, थर्ड क्या पढ़ेंगे, ट्यूनिका इंटीमा या इंटीमा या इंटरना। देखो ऐसे वर्ड हम पढ़ के आए हैं यूजेनेसिस में, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका इंटरना। ये तो कैसी है, ये वाली है आउटर मोस्ट लेयर, बीच में है ये मीडिया, इसका अर्थ है एक्सटर्नल, मीडिया का अर्थ है मिडल, तो ये है मिडल लेयर। इंटीमा का अर्थ क्या होता है, इनर, तो ये है इनर मोस्ट लेयर। ये तो फर्स्ट कंडीशन है। दूसरा इसका हम कंटेंट्स पढ़ेंगे तीनों का कि किससे बनी होती हैं। देखो ये तो बनी होती हैं, एक तो कनेक्टिव टिश्यू की बनी है यानी संयोजी ऊतक की बनी है, हिंदी में क्या बोलेंगे, संयोजी ऊतक। दूसरा किसकी बनी है, नॉन इलास्टिक फाइबर की बनी होती हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे, अप्रत्यास्थ तंतुओं की बनी होती है, इसको बोलेंगे। देखो इसके कंटेंट्स क्या हैं, एक तो है इलास्टिक फाइबर पाए जाते हैं इसमें, क्या उपस्थित होते हैं, इलास्टिक फाइबर, हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रत्यास्थ तंतु। दूसरा है इसमें सर्कुलर मसल्स उपस्थित होती हैं, हिंदी में बोलेंगे इसको वर्तुल पेशियां, वर्ताकार आकृति की होती हैं पेशियां। देखो इसके अगर हम कंटेंट्स की बात करें तो एक तो है इसमें पाई जाती हैं सल्की, फिश का करेक्टर है ऐसी संरचना, सल्की उपकला, कोशिकाओं से निर्मित। पहला अन्य नाम इसका पूछे तो क्या है, अन्य नाम है इसका, ये भी ध्यान में रखना, अच्छा बिंदु है, एंडोथीलियम। पूछा जाए एंडोथीलियम क्या है,
ब्लड वेसल्स की इनर मोस्ट लेयर को एंडोथीलियम कहते हैं। कैसी है ये? कांच के समान चिकनी होती है, ग्लास लाइक स्मूथ लेयर। ये 3 लेयर पाई जाती हैं। अब देखो नेक्स्ट इसकी अगर हम देखें टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, इनके टाइप्स कितने होते हैं? मोस्टली 3। फर्स्ट है आर्टरी, हिंदी में क्या कहेंगे? धमनी। देखो पहला तो सामान्य अर्थ है, रुधिर को हृदय से दूर ले जाने वाली वाहिकाएं धमनी कहलाती हैं, यानी आर्टरी। ये तो सामान्य अर्थ है। वेन में इसका उल्टा कर लेंगे, यानी हृदय की ओर। जब हृदय की हम संरचना बनाएंगे, उसका फिगर बनाएंगे, तब ये लाइन आपको स्पष्ट हो जाएगी वहां। देखो नेक्स्ट है इसमें ट्यूनिका इंटीमा, अभी लिया अपन ने। इंटीमा यानी इनर मोस्ट मीडिया, बीच वाली लेयर ये वाली, इसमें थिक होती है, थिक यानी मोटी। दूसरा है वाल इसमें परसेंट होते हैं इनमें, और वाल का नेम क्या है? सेमी ल्यूनर वाल पाए जाते हैं। सेमी ल्यूनर वाल, बैरियर बोलेंगे हिंदी में, अर्धचंद्राकार कपाट। आगे ये भी डिटेल में हृदय की संरचना में हम पढ़ाएंगे, वो उसका फिगर बनाएंगे तब। तो अर्धचंद्राकार कपाट यानी यदि ये मानव का हृदय यहाँ से निकलेंगे तो बीच में कपाट पाए जाते हैं, ऑर्गन्स तक लेकर जाती हैं ये ब्लड। देखो नेक्स्ट है लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ ह्यूमन, मानव की सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी है? एओर्टा। ध्यान में रखना, अच्छा बिंदु है। मानव की सबसे बड़ी धमनी का नाम है एओर्टा, महाधमनी। लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ ह्यूमन, मानव की सबसे बड़ी आर्टरी का नाम क्या है? देखो नेक्स्ट है फंक्शन टू ट्रांसपोर्ट प्योर ब्लड, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये बोल सकते हैं शुद्ध रुधिर या ऑक्सीजन युक्त रुधिर का परिवहन। फर्स्ट नेक्स्ट है इसमें अगर हम स्थिति लें, एक्सेप्शन ऑफ आर्टरी इज पल्मोनरी आर्टरी। देखो हिंदी में इसको बोलेंगे फुफ्फुसीय धमनी कहते हैं। क्या कहेंगे? फुफ्फुसीय धमनी। ये अपवाद है। क्या बोलेंगे? यह एकमात्र आर्टरी जिसमें CO2 जनित यानी इम्प्योर ब्लड यानी अशुद्ध रुधिर बहता है, अशुद्ध रुधिर बहता है। 2 अच्छे क्वेश्चन है इसमें। एक्सेप्शन यानी जिसमें अशुद्ध रुधिर बहने वाली एकमात्र धमनी पल्मोनरी आर्टरी। लार्जेस्ट कौन सी है? एओर्टा। देखो सेकंड है कैपिलरीज, हिंदी में कहेंगे इनको केशिकाएं। पहला तो है ये सबसे पतली रुधिर वाहिकाएं होती हैं, फर्स्ट। दूसरा है
ये नेटवर्क यानी जालनुमा संरचना का निर्माण करती हैं, ये दूसरा हम ले लेंगे। तीसरा देखो इनका कार्य क्या है यानी फंक्शन, ये रुधिर व शरीर की कोशिकाओं के मध्य विभिन्न पदार्थों का विनिमय करती हैं, यानी आदान प्रदान को बोलते हैं विनिमय, एक्सचेंज। किसमें? ब्लड और ह्यूमन बॉडी सेल्स के मध्य, दोनों के बीच में मीडिएटर हैं ये। देखो तीसरी अगर हम बात करें वेन, इनको हिंदी में क्या कहेंगे? सीरा। अब देखो एक छोटा सा बिंदु रह गया इसमें, अगर हम ये लें थिन ब्रांच वेन में भी लेंगे अभी, ऑफ आर्टरी, धमनी की पतली शाखा को क्या कहेंगे? हिंदी लिख लेना आप इसका, आर्टरी की पतली शाखा को कहेंगे आर्ट्रियोल्स, हिंदी में इसे कहेंगे धमनिकाएं। ये पूछा जाता है कि आर्ट्रियोल्स क्या हैं? आर्टरी की पतली शाखाओं को कहेंगे। देखो पहला तो है क्या होती हैं ये सामान्य अर्थ? शरीर के विभिन्न भागों से रुधिर को हार्ट की ओर लाने वाली वाहिकाओं, वेसल्स कहेंगे, को वेन कहते हैं। क्या कहते हैं? वेन या सीरा कहते हैं। देखो नेक्स्ट है थिन ब्रांचेज ऑफ वेन, इन्हें बोलेंगे वेन्यूल्स। क्या बोलेंगे? वेन्यूल्स, या हिंदी में कहेंगे सीरिकाएं। क्या होंगी? सीरा की या वेन्स की पतली ब्रांचेज को, थिन ब्रांचेज को सीरिकाएं कहते हैं। देखो इनमें वाल एब्सेंट होते हैं। दूसरा है ब्लड कम दाब से बहता है, तो आर्टरी में कैसे होगा? ऊपर से नीचे जाएगा, यानी हार्ट से ऑर्गन्स तो कम दाब से बहता है, तो उसमें आ जाएगा अधिक दाब से, वहां भी ये भाषा आ जाएगी, वहां अधिक दाब। देखो नेक्स्ट है फंक्शन, क्या आ जाएगा? कार्य CO2 जनित या इम्प्योर ब्लड को देह के विभिन्न भागों से हार्ट तक पहुंचाना। देखो इसमें भी एक एक्सेप्शन है, यानी अपवाद, वो है पल्मोनरी वेन, हिंदी में क्या बोलेंगे? फुफ्फुसीय सीरा। नाम से स्पष्ट है कहां से आती है, लंग्स को बोलते हैं हिंदी में फुफ्फुसीय सीरा। देखो यह एकमात्र वेन जिसमें प्योर ब्लड O2 जनित रुधिर बहता है, और सभी में कैसा है? इम्प्योर ब्लड। तो ये लाइन भी ध्यान में रखनी है, और नाम रखना उसका पल्मोनरी वेन। सो थैंक्स, हैव ए नाइस डे।